हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। कल हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी 12th क्लास का, और उसमें हम लोगों ने जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या होती हैं और उसमें कार्यनीतियाँ क्या होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है जनसंख्या अध्ययन। अब सबसे पहले जनसंख्या अध्ययन कहते किसे, जनसंख्या अध्ययन कहा किसे जाता है? तो किसी स्थान विशेष पर किसी निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी स्थान पर विशेष पर किसी निश्चित समय पे, मतलब एक निश्चित समय जब वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है तो उन मनुष्यों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं। अब जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मानव जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। वह शाखा क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट आखिर क्या है? पॉपुलेशन मतलब कब ज़्यादा हुई, किस तरीके से उसका विस्फोट हुआ। तो कम समय में कम समय में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो जाए, मतलब जैसे कम समय में बहुत ज़्यादा आपके पेट में जगह कम है, आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, आपको वोमिटिंग हो जाएगी। उसी तरीके से कम समय में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि हो गई, इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि बेरोजगारी आ गई, भुखमरी आ गई और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं आ गई। तो उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट हो गया। अब इसके प्रभाव क्या हुए? सबसे पहले तो आवास में कमी हो गई, फिर बेरोजगारी बढ़ गई। भाई इतने सारे लोग हो गए तो सबको तो रोजगार मिल नहीं सकता, सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। तो जनसंख्या का सबसे ज़्यादा असर पड़ा आवास पे और बेरोजगारी पे। जब बेरोजगार इंसान होगा तो खाएगा क्या और कैसे अपना आगे का जीवन निर्वाह करेगा? फिर क्या हुआ? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई। व्यक्ति अस्वस्थ रहने लगा, जब उसको अच्छा खान पीन नहीं मिला तो उसमें क्या, शरीर में बीमारियां होने लगी। बच्चे महिलाएं कुपोषित होने लगे। फिर जब जैसे एक व्यक्ति के घर में एक पेरेंट्स के 6 से 7 बच्चे तो उनको अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई, तो शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ा। और संसाधनों की कमी हो गई, यातायात में संसाधनों की कमी हो गई। अब जनसंख्या वृद्धि जो हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब दर को कैसे नापा जाता है, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। तो आइए आगे समझते हैं। अब सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो सबसे पहले विश्व की पॉपुलेशन देखेंगे। तो सन 1900 में, यहाँ पे सन लिख लेना, सन 1900 में कितनी जनसंख्या थी? तो 2000 मिलियन थी। फिर 2000 सन में कितनी हो गई? 6000 मिलियन हो गई। तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 3 गुना बढ़ोतरी हुई। तो पूरे वर्ल्ड में कितनी बढ़ोतरी हुई? 3 गुना जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई। अब हम अपने इंडिया में देखते हैं कि कितनी जनसंख्या कब थी और उसकी बढ़ोतरी कितनी हुई। तो सबसे पहले 1947 में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तब जनसंख्या थी 350 मिलियन। कितनी जनसंख्या थी? 350 मिलियन। सन 2000 में कितनी हो गई? 1000 मिलियन हो गई। तो भारत देश ने तो बहुत ही ज़्यादा विकास किया, 6 से 7 गुना जनसंख्या बढ़ी। तो सबसे ज़्यादा विस्फोट कहाँ हुआ इसका? हमारे देश में हुआ। जबकि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू हुए, परिवार कल्याण योजना चालू की गई आरसीएच के माध्यम से, उसके बावजूद भी अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। अब जब बेरोजगारी आ गई, भुखमरी आ गई और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई, तो उससे हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को कुछ समझ में आया। तो अब धीरे धीरे जनसंख्या पे थोड़ा नियंत्रण चालू हो रहा है। तो धीरे धीरे शायद ऐसा आ जाए कि जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। इसके कुछ लोगो प्रचार भी हुए थे, जैसे कि हम दो हमारे दो, ये कुछ लोगो भी सरकार ने ऐड करके अपना ऐड दिया या फिर उसका प्रचार करवाया। अब आगे समझते हैं। व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी जनसंख्या में दी गई समयावधि में प्रारंभिक संख्या के एक अंश के रूप में बढ़ती है।
मतलब जनसंख्या दर क्या होती है, तो व्यक्तियों की वह संख्या जो किसी जनसंख्या में दी गई समयावधि जो होती है प्रारंभिक जनसंख्या के अंश के रूप में बढ़ती है, वह क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहलाती है। अब इसका निकालने का, जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, PR। R मतलब रेट, PT2 मतलब समय जो बीत चुका है, PT1 जो समय चल रहा है, और PT अभी का समय इंटू क्या, 100। तो इसको रख करके, फॉर्मूले को रख करके हम जनसंख्या वृद्धि की दर निकालेंगे। इसके कारण क्या थे, मृत्यु दर में मतलब जनसंख्या मीन्स जब क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी कब हुई, जब मृत्यु दर कम हो गई, मृत्यु दर में कमी हो गई और जनन आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई। जैसे कि पहले टीके वगैरह नहीं लगते थे, तो बच्चे क्या, महिलाएं और बच्चे डिलीवरी के दौरान शिशु और माता की मृत्यु हो जाती थी। तो टीकों का आविष्कार हुआ और जिसके बाद डिलीवरी हॉस्पिटलों में होने लगी, जिससे कि माँ और बच्चे की, जच्चा बच्चा की जान बहुत ही सेफ होने लगी। इससे मतलब मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आई और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए हॉस्पिटल की सुविधा प्रोवाइड की गई, जिससे लोगों में भी मृत्यु दर कम हुई। अब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या हैं, सबसे पहले तो जन्म दर पर नियंत्रण करें, मतलब मीन्स एक मम्मी पापा जो हैं पेरेंट्स के, दो ही बच्चे या एक ही बच्चा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि 6 7 8 10 पैदा कर लिए। यहाँ तक कि लोग लड़के लड़कियों में भेदभाव के रहते हुए 8 10 लड़कियाँ होंगी, उसके बाद लड़का हो रहा, तो ये क्या हुआ, जन्म दर पर नियंत्रण नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही। जब बढ़ोतरी हो रही है तो क्या होगा, जनसंख्या का विस्फोट होगा। तो सबसे पहले उपाय क्या है, जन्म दर पर नियंत्रण करें, ज़्यादा बच्चे मतलब ना पैदा करें। विवाह की उम्र निर्धारित करें। विवाह की उम्र ये है कि पहले क्या होता था, हमारे जो दादी बाबा हैं या मम्मी पापा हैं, उनकी जो शादी होती थी वो 8 9 साल में हो गई। जब 12 13 साल के हुए, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उनका मासिक धर्म स्टार्ट हुआ, तो 13 14 15 साल में उनके 2 2 3 3 बच्चे हो जाया करते थे। तो क्या 50 साल तक तो उन्होंने कम से कम 15 बच्चे तो पैदा ही कर लिए। तो इससे क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो विवाह की जो उम्र होती है उसको निर्धारित किया जाएगा। लड़कियों की मैक्सिमम 18 साल और लड़कों की 21 साल तक तो होनी चाहिए। विवाह के बाद तुरंत मतलब बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है। अपना निरोध का उपयोग करें। फिर बाल विवाह पर पूरी तरीके बंद हो। गाँव में अब आज भी बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह होते हैं गाँव में, तो पूरी तरीके से क्या हो, बाल विवाह पर प्रतिबंध हो, रोक लग जाए। अब अगला देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक अच्छा गर्भ निरोधक क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। एक अच्छा गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, या एक अच्छा निरोध क्या होता है। तो सबसे पहले यह कारगर होना चाहिए। ये नहीं कि निरोध का प्रयोग कर रहे हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है मैथुन के दौरान, तो ऐसा गर्भ निरोध किसी भी काम का नहीं है। दूसरा है, उपयोग करने में आसानी होनी चाहिए। उपयोग करने में क्या हो, आसानी हो, कोई उसमें झंझट ना हो। इसके दुष्परिणाम कम होने चाहिए। ये नहीं कि निरोध उपयोग किया जा रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं हमारे बॉडी पर, तो उसके दुष्परिणाम नहीं होने चाहिए। आसानी से उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका में मिल रहा है या देश के कहीं बड़े बड़े शहरों में मिल रहा है तो ऐसा निरोध तो कोई उपयोग कर ही नहीं पाएगा। फिर किफ़ायती होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। सस्ता भी होना चाहिए और कैसा, फ़ायदेमंद भी होना चाहिए। यौन इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए। तो ये हैं अच्छे निरोध के प्रभाव। अब गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले प्राकृतिक विधि होती है, फिर अवरोधक होती है, फिर रासायनिक विधियाँ होती हैं और शल्य क्रिया विधियाँ होती हैं। आज हम लोग ये 3 विधियाँ पढ़ेंगे और शल्य क्रिया जो विधि हैं ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक विधि क्या होती है। प्राकृतिक विधि के द्वारा क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से प्राकृतिक रूप से रोका जाता है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु को फर्टिलाइज होने से रोकना ही प्राकृतिक विधि कहलाती है। तो सबसे पहले बाहरी स्खलन क्या होता है, तो मैथुन यानी कॉपुलेशन के समय मेल द्वारा वीर्य का मादा शरीर के बाहर स्खलन करना बाहरी स्खलन कहलाता है।
दूसरा पॉइंट है आवधिक नियमन। आवधिक नियमन क्या होता है, जैसे मासिक धर्म के बाद 10वें से 17वें दिन में दिन तक सहवास नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होती है, प्रेगनेंसी में बदल जाती है और वो जो मैथुन होता है वो केस में प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से मासिक धर्म के 10वें से 17वें दिन तक सहवास नहीं करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है स्तनपान अवस्था चक्र। जो स्तनपान अवस्था चक्र क्या होता है, तो अधिकतर औरतों में प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो किसी किसी को 6 महीने तक, किसी किसी को साल भर तक क्या होता है, पीरियड नहीं आता है। तो यह जो जोन होता है तो औरतों के लिए सेफ माना जाता है, इसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है मैथुन के दौरान। फिर उसके बाद जब स्त्रियां अपने शिशु को स्तनपान करा रही होती हैं तो उनमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है। तो यह सब महिलाओं के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि किसी किसी महिला में होता है, मासिक चक्र आता है, मासिक धर्म होता है और किसी किसी में नहीं होता है। तो यह पूर्ण रूप से सुरक्षित विधि नहीं है। दोष क्या हुए इसके, प्राकृतिक युक्तियाँ अधिक कारगर नहीं होती हैं। ये अधिक कारगर नहीं होती हैं, ये जुगाड़ू तरीके का एक फॉर्मूला है। दूसरा है इसमें असफलता की दर अधिक होती है। इसमें असफलता क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये सेफ नहीं होती हैं। इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने आवधिक नियमन देखा कि 10 से 17 दिन तक क्या सहवास नहीं करना है, तो इसमें क्या है, दृढ़ निश्चय की क्या आवश्यकता होती है। आप वैज्ञानिक विधियाँ समझेंगे। सबसे पहले अवरोधक यानी कि बैरियर। बैरियर क्या होते हैं, अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया के बीच में जो अवरोध उत्पन्न हो, जो उनको मिलने ना दे, जो निषेचन न करने दे, उसे क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं, जिससे क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। अवरोधक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंडोम, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और इसको गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोवाइड कराया जाता है। यह एक रबड़ लैक्टेज से बनी हुई थैली समान संरचना होती है, जो पुरुष इसे सहवास के दौरान अपने शिशिन पर पहन लेता है, जिससे क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता है। अंडाणु और शुक्राणु जब शुक्राणु और अंडाणु से मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन क्या होगा, तो निषेचन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा इससे क्या होता है, यौन संचालित रोग जैसे होते हैं, इन्फेक्शन हो गया, एड्स हो गया, इन सब बीमारियों से क्या बचाता है और इनसे सेफ रखता है। अगला है गर्भाशय ग्रीवा कप सर्विक्स कप या फिर डायफ्राम या फिर फीमेल कंडोम। तो यह मादा द्वारा सहवास के दौरान अपने जननांगों पर क्या पहना जाता है। फीमेल कंडोम के अलावा बाकी सभी दोबारा उपयोग, जो फीमेल कंडोम होता है उसको एक ही बार, जैसे मेल और फीमेल कंडोम एक ही बार यूज़ होते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं। और जो डायफ्राम होता है और ग्रीवा कप होता है ये रीयूज़ होते हैं। इन सभी के साथ स्पर्मिसाइड क्या होता है, क्रीम का भी उपयोग होता है, तभी ये काम करेंगे, वरना ये काम नहीं करेंगे। ये सेफ नहीं होते हैं। इससे महिलाओं में यौन संचालित रोग भी होने की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, बहुत ही खतरा रहता है, तो ये सेफ नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक विधियाँ क्या क्या होती हैं। पहली है IUD, जिसे अंतःगर्भाशय युक्त कहा जाता है। तो IUD का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंट्रा यूट्रस डिवाइस। अब इंट्रा यूट्रस डिवाइस क्या होती है, IUD को किसी प्रशिक्षित डॉक्टर, ये नहीं कि घर में ही लगा लिया IUD, तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा ये फीमेल की बॉडी में लगाई जाती है, वो भी क्या, हाथों की मदद से लगाई जाती है, जिससे क्या होता है, अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाते हैं और निषेचन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। या मादा के शरीर में क्या लगाई जाती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है औषधि रहित IUD, मतलब ये किसकी बनी होती है, IUD प्लास्टिक की, औषधि रहित होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, लिपिस या लूप, 2 एग्जाम्पल होते हैं। फिर कापर मोचक IUD जो होती है, जिसको कॉपर्टी भी कहते हैं, या कापर की बनी हुई डिवाइस होती है, जिसको फीमेल के अंदर लगाया जाता है, फीमेल की सर्विक्स में लगाया जाता है। इसके उदाहरण है CUT, कापर टी, और फिर है कापर 7, फिर मल्टी लोडेड 375। पहला है कॉपर टी, दूसरा हो गया क्या, कॉपर 7, फिर मल्टी लोडेड 375। इसके 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर हार्मोन मोचक जो IUD होती है, वो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हमारी
बॉडी से भी निकलते हैं। इनको क्या जब बाह्य रूप से या इंजेक्शन के माध्यम से या टैबलेट्स के माध्यम से दिया जाता है तो क्या करते हैं, निषेचन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इनको ज़्यादा बाहरी रूप से लेने से क्या होता है, शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं, या फिर क्या अंडाणु से फर्टिलाइज नहीं होते हैं, या ओवरी की जो सर्विक्स की जो जगह होती है वो कैसी होती है, पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है। तो ये थोड़ा नुकसान भी करते हैं। इसके उदाहरण है प्रोजेस्टेराट होता है, LNG-20 होता है। अगला देखेंगे गोलियां, जिनको पिल्स बोलते हैं, टैबलेट्स बोलते हैं, इनको मुखी ओरल गर्भ निरोधक गोलियां भी बोलते हैं। तो ये गोलियां उन फीमेल्स के लिए होती हैं, जैसे कि कभी कभी आपने गाँव में देखा होगा, कुछ जो मेल्स होते हैं वो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, जो अपनी फीमेल्स के साथ मार पीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं। ये थोड़ा नुकसान भी करती हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट भी इनके कुछ होते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा कम यूज़ करनी चाहिए। यहाँ तक कंडोम है जो सबसे सेफ निरोधक है। इस प्रकार की गोलियों में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन का भी संगठन होता है। यह गोलियां प्रायः क्या होती हैं, मादा के द्वारा ली जाती हैं और 21 दिनों तक तो लगातार ली जाती हैं। उसके बाद 7 दिन का अंतराल लिया जाता है, गैप लिया जाता है। तो इसमें अगर आप भूल गए, 4 या 5 दिन गैप कर लिया या भूल गए, तो इसका कोई भी असर नहीं होता है और आप क्या होंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे। इसके उदाहरण कैसे हैं, सहेली हैं, मालाडी हैं। सहेली जो है हमारे लखनऊ में बनी हुई टैबलेट है, और मालाडी ये भी अपने इंडिया की बनी हुई टैबलेट है। तो इसको क्या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब अंतर्रोग क्या है, अंतर्रोग क्या होता है, इस हार्मोन मोचक युक्त, ये क्या है, एक हार्मोन मोचक युक्त है। इसे त्वचा के नीचे मतलब शरीर में कहीं पर भी इसको क्या इंजेक्ट कर दिया जाता है, टैबलेट जैसी होती है या फिर इंजेक्शन के रूप में इसको लगा दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। ये भी कॉपर्टी के तरीके ही काम करती है, जैसे कि इसको 4 या 5 साल के जो भी इसकी होती है, जो भी इसकी अवधि होती है, तो उसके दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल हैं नॉरप्लांट और डेपो पेरवान, जो कि इंजेक्शन के रूप में आता है। अब आपातकालीन निरोधक क्या होता है, तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है, जैसे कि रेप वगैरह के केस होते हैं, तो उसमें अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो क्या आपातकालीन जो टैबलेट होती है वो मैथुन के तुरंत ही बाद 72 घंटों के अंदर ले ली जाती है। तो इसमें इस टैबलेट में प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।